सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे ऐ वतन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीके स्टडी पॉइंट। पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं बिरचंद कुमार एक बार फिर आपके लिए जीके जीएस का सामान्य विज्ञान का जीएस का क्वेश्चन कुछ लेकर के आया हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और इसको ज़रूर सुनें। आप लोग अगर तैयारी नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, इसको सुनें और इसको देखें, आपकी तैयारी हो जाएगी। वन लाइनर वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए। हम आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं, चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। बार बार पूछे जाने वाली जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन की सीरीज हम 500 के क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे, जिसमें हमारा ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में हम 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं और पार्ट 2 में भी लाएंगे। और इसी प्रकार उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज क्लास कराने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या करा, क्वेश्चन हमारा करा बर्फ़ में स्केटिंग करना। क्या करा, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो हमारा जो होता है ना, दाब जो बढ़ता है जब भी बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, जब भी हमारा दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या करा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको कह रहा है कि स्टील एक मिश्र धातु है। क्या कह रहा है, स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है। तो आपको भी पता है कि स्टील तो एक मिश्र धातु है, तो वायु भी क्या है, वायु एक गैसों का मिश्रण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैस होते हैं। गैस हमारा क्या हो जाएगा, गैस हमारा मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको करा कि पर्यावरण का अध्ययन, क्या कह रहा है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हो जाएगा परिस्थितिकी, क्या हो जाएगा, परिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 में हमको क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको करा कि फूलों के संवर्धन, क्या करा, फूलों के संवर्धन को क्या करा, फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन में हमको क्या करा है, पाँचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी असंतुलित, क्या कह रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा, क्या कह रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में, किसमें, तो किसी पिंड में उत्पन्न को क्या कहते हैं, किसी असंतुलित बल, मतलब जो संतुलित बल नहीं है और उसके द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, क्या होता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको करा कि कौन एक अस्थायी कण है, मतलब अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं है। तो हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हमारा इधर से उधर घूमते रहता है, इसलिए हमारा जो अस्थायी कण है वो हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करा है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। जो परमाणु जो होते हैं, परमाणु हमारे इस प्रकार से होते हैं, देखिए परमाणु जो होते हैं हमारे इस प्रकार से, ठीक है। तो परमाणु के जो अवयव हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कह रहा है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन, क्या कह रहा है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो हमारा आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहता है, आर्बोरिकल्चर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या करा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको करा कि निकट दृष्टि दोष, क्या करा, निकट दृष्टि दोष, मतलब जो पास वाली जो दृष्टि दोष है से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष वाले में व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है। और अवतल लेंस लगाने से क्या होता है कि निकट की वस्तु बड़ी हो जाती है और हमें दिखाई देती है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या करा है, दूरदृष्टि, क्या करा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के
चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देना। तो आप क्या करते हैं कि अगर दूर की वस्तु को देखना होता है तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो हमेशा उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है। और निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का होता है। अभी बताया है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध क्या कराता है? तो क्या कराता? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे ही होने चाहिए। क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली अलग अलग वस्तुओं पर होता है। क्या होता है? अलग अलग वस्तुओं पर होता है। तो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 12 में हमको कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस क्या कर रहे हैं? एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? तो यह न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम। अब यह भी बताया कि प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, वो किसके नियम पर होता है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर होता है। और उसी से रिलेटिव क्वेश्चन ये है कि न्यूटन के तृतीय नियम पर होता है, ठीक है। तो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमको कह रहा है कि माइकोलॉजी, क्या कह रहा है? माइकोलॉजी में हम बात करते हैं, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बता रहा है कि जल में, क्या बताएंगे? जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण ही संभव है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन के थर्ड लॉ मतलब तृतीय नियम के अनुसार। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कोई पिन तब तक विराम अवस्था में ही बनी रहेगा, मतलब बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है, ऑफकोर्स न्यूटन का है। तो हमारा ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग, छोटा क्वेश्चन है पर आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, बहुत बार आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो न्यूक्लियन नाम सामान्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। हाँ, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है? पॉजिट्रॉन है एक। पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्या? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एग्रोफोरेस्ट्री, क्या कर रहा है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री की बात करें तो एग्रोफोरेस्ट्री है कृषि के साथ व्यापार, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना को हम क्या कहेंगे? एग्रोफोरेस्ट्री। क्या कहेंगे? एग्रोफोरेस्ट्री। अगर हम क्वेश्चन को इस प्रकार भी घुमा करके पूछ दिया जाए कि अगर किसी के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय या फिर बारहमासी वृक्ष लगाया जाए, क्या पूछेगा? सिंपली पूछेगा बारहमासी वृक्ष लगाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एग्रोफोरेस्ट्री। क्या कहते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमको कह रहा है एक्सोबायोलॉजी। क्या कर रहा है? एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में हम जानते हैं कि एक्सोबायोलॉजी में से हमको किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों का, जो हमारे वायुमंडल है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, ठीक है, अंतरिक्ष में जीवन का। या फिर हम कहेंगे कि बाह्य ग्रह या फिर अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किस में किया जाता है? तो हम सिंपली कहेंगे कि एक्सोबायोलॉजी में। किस में? एक्सोबायोलॉजी में। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार भी घुमा करके पूछ देता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट की बात करते हैं, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका? तो मोनाजाइट हमारा थोरियम का अयस्क है। और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि बॉक्साइट, क्या कह रहा है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट तो हमेशा आप भी पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट की बात करें तो कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट हमारा मैग्नीशियम का खनिज हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमको क्या रखा है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गन मेटल, क्या कह रहा है? गन मेटल किसका अयस्क है? मतलब पूछ रहा है कि गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल की बात करें तांबा, टीन और जिंक का। किसका?
तांबा, टीन और जिंक का। अब लहसुन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा, लहसुन की अभिलक्षणिक, क्या करा, अभिलक्षणिक गंध। लहसुन में जो गंध आता है ना, आप कभी तोड़े होंगे तो आपको पता होगा कि लहसुन से गंध आता है। तो गंध का कारण क्या है, ये कारण हमसे पूछ रहा है। तो लहसुन में जो गंध होता है ना, वो सल्फर यौगिक के कारण गंध होता है। तो किसके कारण होता है, तो सल्फर। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील कौन है, तो जल में आसानी से घुलनशील नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भारी जल क्या है, तो भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो भारी जल एक प्रकार का बंधक है। क्या है, मंदक है, जो मतलब बहुत धीमा चले उसे तो मंदक कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करें, कौन कोलाइट नहीं है, तो कौन कोलाइट नहीं, तो रक्त कोलाइट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करें कि पनीर निम्न का एक उदाहरण है। तो पनीर की बात करें, किसका उदाहरण है, तो पनीर ऑफ कोर्स बताएंगे कि हमारा जेल का उदाहरण। किसका, तो हमारा जेल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करें, माचिस के तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में किसका मिश्रण है। माचिस के एक तीले देखे होंगे जिस पर मतलब जिससे आग जलता है, उस पर जो मसाला लगा रहता है किसका मसाला लगा रहता है, तो हम बताएंगे कि लाल फास्फोरस और गंधक का मसाला रहता है। किसका मिश्रण रहता है, तो लाल फास्फोरस और गंधक का। अब क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। आयोडीन ही एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करें, कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व की बात करें तो हमारा सीसा हो जाएगा सर्वाधिक अस्थायी तत्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। अगर जल से भी हल्का की बात करें तो वे सोडियम होता है। ठीक है, और चाकू से काटे जाने वाला धातु भी सोडियम होता है। ठीक है, अब सामान्यतः क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। सामान्यतः ट्यूबलाइट में, जनरल ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो जनरल जो ट्यूबलाइट होती है ना, उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। कौन सी होती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर क्या कर रहा है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में किस रोग से संबंधित है, तो ये हमारा चेचक से संबंधित है। किससे, चेचक से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। क्वेश्चन नंबर 36 में हमको कह रहा है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो हमारा जो कैडमियम है ना, कैडमियम के प्रदूषण से मानव में जो गुर्दे वाला रोग होता है, कैडमियम के प्रदूषण से होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमको क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 37 में करा BCG, क्या करा, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ये 6 बीमारी के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत। क्या करा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है क्या होता है, तो जल होता है। जब भी ऑक्सीजन पैदा होता है तो ऑक्सीजन का स्रोत उस समय क्या रहता है, तो जल होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करा, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है। तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो आपको भी पता है कि पौधा पत्ते से श्वसन क्रिया करती है। ठीक है, तो ये हमारा पत्ता हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि कच्चे फलों की कृत्रिम क्या कह रहा है, कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो हम एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। ठीक है, सिंपली हम इस प्रकार याद करेंगे, कच्चे फलों को पकाने में हम कृत्रिम रूप से जो गैस इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन। अब क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि वृक्षों की आयु क्या कह रहा है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष की आयु की गणना करने के लिए हम वृक्ष के जो वार्षिक वलय होते हैं ना, उसकी काउंटिंग करते हैं। किसकी काउंटिंग करते हैं, तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। किस प्रकार निर्धारित होती है, तो वृक्षों की जो वार्षिक जो वलय होती है ना, उसको काटने पर एक बल्ला टाइप पर दिखता है, उसी से हम वृक्ष की आयु की गणना करते हैं। ठीक है, तो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करा, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो हमारा जो रेटिना होता है ना, रेटिना, वही नेत्रदान में हमारा भाग काम आता है। ठीक है, और सब कुछ नहीं काम आता है, बस रेटिना काम में आता है।
तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो साधारण मानव में हम बात करें तो गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितनी, 40। अगर जोड़ी में बात करें तो जोड़ी में हमारा कितना होता है, 23 जोड़ी होता है। कितना होता है, तो हमारा 23 जोड़ी होता है। कितना होता है, 23 जोड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो हम कहेंगे कि उरु, जांग या फिर फीवर क्या कहते हैं, फीवर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करें कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ये बहुत बार आई है क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। तो चलते नेक्स्ट। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हम ये कहेंगे कि शिशु का जो परिवर्धन है, शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। कहाँ होता है, तो प्रखनली के अंदर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी होते हैं। तो पसलियों की जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 12 जोड़ी। अगर पसलियों की बात करें तो 24 होती है। कितनी होती है, 24। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमको कह रहा है किस द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का महसूस करने लगती है। तो ये हमारा हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अगर हम कहें कि खून थक्का बनने में किसका उपयोग होता है, कौन से विटामिन का, विटामिन के का। ठीक है, तो इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है तो आपको बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 39 में करें कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण पर आधारित। अपकेंद्रण किस पर, तो अपकेंद्रण पर। तो दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन है और मिलते हैं नेक्स्ट डे। फिर आपको 50 क्वेश्चन डेली वाइज सीरीज में लेकर के आएंगे आपके लिए। और इस प्रकार आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे जो बार एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। आपको बहुत सारे मतलब ये चैप्टर वाइज डे टू डे आपको देते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर आने के लिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।